मेरे पास जो है क्वेश्चन ये कह रहा है फिगर शोज पैराशूटिस्ट फॉलोइंग वर्टिकली टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, हमारे पास एक पैराशूटिस्ट है और वो गिरता जा रहा है। उस पर आप एक चीज नोटिस करो कि 600 न्यूटन की फोर्स है डाउनवर्ड और एक है 200 न्यूटन की फोर्स अपवर्ड। ओके, अब हमारे पास ये है द mass of the parachutist is 60 kg and his weight is 600 न्यूटन। ओके, ये वेट गिवन है और ये मास गिवन है और ये वेट गिवन है। अब पहला पहला ही सवाल इसने हमसे बोला है कि भाई स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मास। अब अगर ये आपके पास सीएआई में भी सवाल आ जाए तो आप यही लिख कर आओगे मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। यही आप लेकर आओगे बेसिकली मास इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। फिर वेट क्या है? वेट सिंपल सा ये है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग मास। अब ये बात भी याद रखना कि अगर उस ऑब्जेक्ट या बॉडी में मास होगा तभी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है। एंड देन देयर इज अनदर रेक्विजिट दैट इज वेरी नेसेसरी, इज दैट कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड में उस मास का या उस बॉडी का हैविंग मास should be present in a gravitational field for weight to be exhibited, वरना वेट नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद हमारे पास इसने सवाल बोला है, सवाल बड़ा सिंपल सा है। The question reads, calculate the acceleration of the parachutist when the air resistance is 200 Newton. अब सबसे पहली चीज है, look at this diagram. 600 न्यूटन का इसका वेट है, दिस इज एक्चुअली द वेट, और 200 न्यूटन की हमारे पास एयर रेसिस्टिव फोर्सेस है, यानी इसको हम लोग एयर रेसिस्टेंस आर नाम दे रहा हूं। तो अब इसके अंदर मुझे बोलता है कि भाई एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। तो हमें जाहिर सी बात है एक बात याद रखना, हमेशा याद रखो कि एफ रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट जो फोर्स होगी ओनली दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई? यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड कम्युनिकेट। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास है एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एफ रिजल्टेंट निकालने के लिए जो इसमें डोमिनेटिंग फोर्स है वो कौन सी है? वो 200 न्यूटन है। और लेस डोमिनेटिंग कौन सी है? सॉरी, डोमिनेटिंग 600 न्यूटन है और जो लेस डोमिनेटिंग है वो 200 न्यूटन है। तो इसका मतलब है कि हमें लिखना पड़ेगा 600 माइनस 200 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास लकीली हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, सो लेट्स जस्ट टेक इट एज 60 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, और ये मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6.666। ठीक है, और आगे जाके बहुत आगे जाके 7 आ रहा है। अगर आपने ये आंसर लिखकर आओगे तो हो सकता है आपका नंबर कट जाए। अब कैसे जज करना है कि हमारा आंसर कैसे, कितनी प्रिसीशन पे कोट करना है या कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे कोट करना है? ओके, ये भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी वन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम सिर्फ एक ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर दे सकते हो। यानी आप चाहो तो इसका आंसर 7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या आप इसको दे दो 6.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपने 6.67 लिखा तो एक नंबर आपका कट जाएगा पेपर के अंदर, ये मैं पहले ही आपको वार्न कर देता हूं। सो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल कोटिंग द आंसर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद 6.7 मीटर्स ms माइनस 2। यूनिट लिखना लाजमी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो पेनल्टी लाजमी लगेगी। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, ये प्रिसीशन का भी रूल मैंने बता दिया, P4 में भी बहुत वैलिड होगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, इसको हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है द पैराशूटिस्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यानी टाइम 0 से ये स्टार्ट हुआ, फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल जो इसकी स्पीड होगी वो 0 होनी चाहिए। ये तो गारंटीड है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। सो लेट्स जस्ट मार्क दिस एट दिस पोजीशन। एक तो मैंने क्रॉस पॉइंट इधर मार्क किया। फिर ये कहता है ही एक्सेलरेट्स नॉन यूनिफॉर्मली, बी केयरफुल, नॉन यूनिफॉर्मली। यानी इसका मतलब है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो अगर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, वरना कर्व होगा।
इस सिचुएशन के अंदर सिंस वी आर डीलिंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस, देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ कर्व। फिर ये कहता है कि he accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity of 44 meters per second at t is equal to 30। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे इसमें 30 ढूंढना है। अब 30 ढूंढने के लिए हमारे पास एक चीज है कि यहाँ पे तो 20 होगा, तो इसका मतलब है कि मैं एक छोटा सा जो मेरे पास एक ब्लॉक है ना, मैं उसकी वैल्यू पहले निकाल लेता हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने इसको किया 5 ब्लॉक्स है ना, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक ब्लॉक 4 के बराबर है। सही है। अगर एक ब्लॉक 4 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा कितना, 24, ये हो जाएगा कितना, 28, और बीच में जो ये वाला पॉइंट है दिस इज गोइंग टू बी 30। सही है। और ये वाला हो जाएगा 32। हमें 30 सेकेंड्स के अंदर की कहानी चाहिए थी यहां तक, और ये कितने पे पहुंचा है, ये जाकर पहुंचा 44 मीटर्स पर सेकेंड पर। एक पॉइंट मैंने अपने दिमाग में रख लिया, अब मुझे निकालना है 44। अब इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा 42, 44, 44 भी मिल गया। अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। आई होप यू कैन सी द स्मॉल डॉट ओवर हियर, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस ओवर हियर। एक पॉइंट तो ये रहा मेरे पास, ये मैंने मार्क कर लिया। लेकिन अब कहानी ये है कि he accelerates non-uniformly until he reaches a terminal velocity at this। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं at t is equal to 40 seconds। ठीक है, ये एक आके टर्मिनल वेलोसिटी इसने हिट की है एट टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स, यानी इसका मतलब है कि 40 सेकेंड वाला जो लाइन है, इधर तक हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन चल रही होगी। द पैराशूट ओपन्स, ही डिसेलरेट्स फॉर 4 सेकेंड्स, यानी इसके बाद 4 सेकेंड्स के अंदर इसने डिसेलरेट्स किया, रीचिंग अ स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेकेंड, यानी एक और हमारे पास 4 सेकेंड्स का गैप है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला था कि एक छोटा सा ब्लॉक जो है वो 4 सेकेंड्स के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 44 वाला जो मार्क होगा उस पर ही डिसेलरेट्स फॉर 4 सेकेंड्स के अंदर, ये जाकर कितने पे पहुंची है, 5 मीटर पर सेकेंड पर। तो 5 वाला जो मार्कर आएगा वो एक मार्कर इधर लग जाएगा मेरे पास, मैंने इधर एक क्रॉस पॉइंट मार्क किया, रीचिंग अ स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। He then falls or at the speed until he lands on the ground at t is equal to 20, यानी 200 तक जाना होगा, तो इसको भी इधर एक मार्क कर लेते हैं। अब फाइनली हमारे पास इस ग्राफ को पूरा कंप्लीट करना है। 4 मार्क का सवाल था, ऑब्वियसली इसमें मेहनत तो बहुत होगी। एक मिनट जरा गाइस रुक जाओ, थोड़ा सा शोर शराबा। ओके, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब एक चीज तो फैक्ट है कि जब जब ये टर्मिनल वेलोसिटी इसने अचीव की थी उस टाइम पे स्पीड कांस्टेंट थी, तो एक यहां से लेकर यहां तक जो लाइन होगी, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ सॉलिड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। ओ माय गॉड, एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन यहां तक बनी, और एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहां से लेकर यहां तक भी बनेगी। थोड़ा सा इस लाइन को रीएडजस्ट कर लेते हैं, यहां तक भी पहुंच गए। अब ये हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जरा सुनो। अब मसला ये है कि शुरू में हमारे पास एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म थी, तो इसका मतलब है कर्व होना चाहिए। सो हमारे पास यहां से 0 स्पीड से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो इसका जो कर्व होगा, 0 स्पीड से स्टार्ट किया था, तो ये वाला जो कर्व आप बनाओगे ये कुछ इस तरीके से इसको बना देना, और ये आकर यहां पर आके ये कर्व होकर यहां पे लगा, और फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाएगी यहां तक, एंड दैट कंप्लीट्स योर एंटायर क्वेश्चन। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन जो आपने बनाया है। सही है। I hope this is clear, guys. I hope this is clear. This is a 4 mark question, and obviously it requires a lot of thinking. आपका अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी राइट नाउ, यहां से लेकर यहां तक का, और देख भी लो इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मुझे बोलता है calculate the average deceleration of the parachutist between 40 and 44 seconds. Okay,
तो इसके अंदर अगर मुझे डिसेलरेशन निकालनी है तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, रादर देन यूजिंग अ ग्राफ लेट्स जस्ट यूज द फॉर्मूला, दैट वुड बी मच इजियर. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t होता है. यानी हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी जो यहां से जब गिरा था वो आ रही थी 44 आ रही थी, तो उसको हम लोग कर लेते हैं 44. और फिर जो टाइम आ रहा था, ये जो टाइम इंटरवल है ये 40 से 44 है, तो इसका मतलब है 4 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है. एंड ऑब्वियसली सिंस दिस इज अ डिसेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. सो 5 माइनस 44 divided by 4 किया, and the value that I'm getting is give or take हमारे पास ये वैल्यू आ रही है -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रही है. सिंस इसने वर्ड यूज किया है डिसेलरेशन का, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 9.8 ms minus 2. I hope this is clear, guys. I hope this is clear. This was a very important question. Let's move on to the next question. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये कहता है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व व्हाई द पैराशूटिस्ट रीचेस अ टर्मिनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड. यानी इस ग्राफ के अंदर ये आकर कांस्टेंट स्पीड पर क्यों पहुंचा 30 पर, तो इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बताना है. सही है. तो मैंने इसका आंसर पहले से थोड़ा सा लिख के रखा था, और ये आंसर मेरे पास ये है, एयर रेसिस्टेंस हैज बिकम इक्वल टू व्हाट. अब ये इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू दी वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट, टू दी वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बोला है तो आपको फोर्सेस के नाम लिखने पड़ेंगे. सो एयर रेसिस्टेंस हैज बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट. यहां तक भी पहुंच गए. फिर ये मुझे बोलता है सेकंड पार्ट में, कहता है द पैराशूट डिसेलरेट्स व्हेन द पैराशूट इज डिप्लॉयड या इट ओपन्स. अब ऐसा क्या हुआ था कि जब आपने पैराशूट को खोला तो ऐसी क्या चीज हो गई थी, तो हमारे पास ये होगा द एयर रेसिस्टेंस बड़ी हो चुकी होगी, जाहिर सी बात है, और वेट तो अपनी जगह पे रहेगा. मैं इधर लिख रहा हूं एयर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, air resistance increases and becomes greater than the weight of the parachutist. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जाहिर सी बात है, जब वो अपना, अभी अगर मेरे पास एक पैराशूटिस्ट, लेट्स जस्ट ड्रॉ अ पैराशूटिस्ट ओवर हियर, भाई दिस इज अ पैराशूटिस्ट. ठीक है, ये हमारे पास एक पैराशूट है, पैराशूटिस्ट है, ये जा रहा था, और जैसे ही इसको लगा कि भाई दिस पैराशूटिस्ट इज गोइंग टू फॉल डाउन, तो इसने जो है अपना पैराशूट डिप्लॉय कर दिया इधर. अब जब ये पैराशूट डिप्लॉय होगा, इफ दिस पैराशूट इज डिप्लॉयड, ठीक है, इसके हाथ जो है वो ये रहे, सही है, और इसको हम रस्सी भी बांध देते हैं इधर. ठीक है. अब ये जब पैराशूट जब डिप्लॉय होगा, तो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर वाली जो फोर्स होगी, यानी जो एयर रेसिस्टेंस फोर्स होगी, वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी कंपेयर टू द वेट. सही है. अब अगर एयर रेसिस्टेंस वेट से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किस तरफ चली जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी. जाहिर सी बात है. अब ये जा किस तरफ रहा है, जा नीचे की तरफ रहा है, रिजल्टिंग फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है. तो इसका मतलब है कि इस पे ब्रेक लगेगी, यानी जितनी स्पीड थी तो अचानक से जो है उसको एक ब्रेक लगेगी कि भाई इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए. तो यही इसमें लिखा है, द पैराशूट डिसेलरेट्स व्हेन द पैराशूट ओपन्स, एयर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस एंड बिकम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट, रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स अपवर्ड. मैं इसमें लिख रहा हूं रिजल्टेंट force becomes upward. So braking effect आप चाहो तो लिख लो अपने पास. So braking effect, the speed decreases. अच्छा, फिर ये कह रहा है
The second terminal velocity when the parachute is open is smaller than the first. Okay. तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास सेकंड जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है, जो कि ये वाली जो टर्मिनल वेलोसिटी है, व्हाई इज दिस स्मॉलर? अब होगा क्या, जब आपने पैराशूट खोला थोड़ी देर के लिए रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ हो गई। अब क्या होगा कि स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, नीचे गिरने की स्पीड कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी तो इसका मतलब है कि एयर रेसिस्टेंस भी कम होती जाएगी, एंड इवेंचुअली वंस अगेन the air resistance is going to become equal to the weight. A new terminal velocity has been achieved. Let's write this answer down. अच्छा, second terminal velocity when the parachute is smaller than the first. Okay. हमारे पास क्या था? The is smaller than the first. Air resistance decreases the speed. फिर उसके बाद क्या होगा? Air resistance also decreases and becomes equal to the weight again. Equal to the weight again. That is it. इतना ही आंसर लिखोगे, आपके टोटल 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। Let's move on to the next question. Okay. Another question. A girl of mass 35 kg on a bicycle accelerates from rest and travels down a slope in a straight line. The girl does not use the pedals. Okay. The girl does not use the pedals. That is important. और ये कहां से यूज हुआ है? Accelerates from rest and travels down a slope in a straight line. Rest is a keyword. अब ये मुझे बोलता है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गर्ल व्हेन शी इज एक्सेलरेटिंग एट दिस। अब मजे की बात ये, मास पहले से ही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास है, सो हमें पता है कि एफ रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. So it's just a matter of inputting the values to get the answer. So 35 multiplied by 2.6. 2.6 is equal to, ये हो जाएगा 35 multiplied by 2.6, और ये जो वैल्यू आ रही है एफ रिजल्टेंट की 91 आ रही है, 91 न्यूटन. सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स गाइस. दिस इज डन, और इसके साथ आपको एन लिखना भी जरूरी है. एनी क्वेश्चंस गाइस? सर जी बेटे. will there be any unit conversions? क्या मतलब यूनिट कन्वर्जन? किसके अंदर? Like सवाल में आ converting सकता है. kgs हाँ to बेटे. सर नहीं बेटे, बेटे एक मिनट. सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला आता है कि यार ये जो यूनिट है ना केजी, आपको लगता है कि ग्राम्स में लेके जाना है, ऐसा नहीं होता. केजी इज द पार्ट ऑफ एन एसआई सिस्टम. ये केजी हमारे पास मास की पहचान ही केजी से होती है. हाँ, अगर ग्राम्स में होता तो इसको आप कन्वर्ट करते केजी के अंदर, समझ गए? लेकिन केजी को किसी और यूनिट में आप कन्वर्ट नहीं करोगे, समझ गए? लेकिन इसमें लकीली केजी में ही था तो कोई मसला ही नहीं था. लेकिन ये जरूर आ सकता है कि भाई मीटर्स, आई मीन सेंटीमीटर्स टू मीटर्स कन्वर्ट करो. ये सारी चीजें तो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेबस है बेटे. सिर्फ सीएआई के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि सीएआई में ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अच्छा, फिर ये कह रहा है, अब ये सवाल बड़ा प्यारा सा है. एट फर्स्ट हर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अब जरा सुनो, इसने एक चीज लिखी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म है. तो इसका मतलब है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट. समझ गए? सो एट फर्स्ट हर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. At T1 her acceleration starts to decrease gradually, यानी नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट आया, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट आया, यानी कर्व होना शुरू हो जाएगा ग्राफ, until she is traveling at a constant speed in a straight line. On figure sketch a speed time graph for the girl from when she starts moving until she is traveling at a constant speed. तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है
कि हमारे पास शुरू में है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। पहले स्ट्रेट लाइन T1 तक तो था, फिर T1 के बाद कहानी में ट्विस्ट आया। अब यहां से ये कर्व होगा और फिर ये कांस्टेंट स्पीड को अचीव करेगा, क्योंकि इसने ओ माय गॉड, ये ग्राफ जो है थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा था, ये यहां तक गया और फिर इधर से स्ट्रेट लाइन, होपफुली दिस इज जस्ट अ स्केच, तो पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब जरा इधर देखते हैं कि क्या डज इट इवन मेक सेंस, लेट्स सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, जो कि इसने मुझे कहा भी था, ठीक है। एट टाइम T1 हर एक्सेलरेशन स्टार्ट्स टू डिक्रीज ग्रेजुअली, और यहां पर आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जा रही है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। भाई ग्रेडियंट आप कैसे देख सकते हो? ग्रेडियंट को आप ऐसे देख सकते हो कि पहले ग्रेडियंट मैक्सिमम था, फिर ये ग्रेडियंट थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये ग्रेडियंट और कम हुआ। अगर आप सिलेबस डी मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि टेंजेंट लाइन गिव्स यू द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आ रहा है on figure this, sketch a speed time graph for the girl when she starts moving until she is traveling at a constant speed। तो यहां पर हमारे पास constant speed है कि नहीं है? constant speed है। So there you have it. This is a 2-mark question and it is done fantastically. No questions were asked so far. So state how the distance traveled is found from the speed time graph. Guys, I ask you, अगर मेरे पास speed time graph है तो distance कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया अंडर ग्राफ। जाहिर सी बात है, it's a common sense question. So how the distance is found from the speed time graph? So obviously you will only have to write state बोला है तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, दैट इज इट। ये आपके फुल मार्क्स हो गए इधर। या मैं जब आंसर लिख रहा हूँ ना तो आपको बहुत केयरफुली स्पेशली डेफिनेशंस और सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो एक चीज जान ले कि आपके पास जब CI का पेपर आता है तो आप बुलेट वाइज आंसर्स लिख सकते हो, परफेक्टली एक्सेप्टेबल। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास आता है अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। During the first 14 seconds, the acceleration is uniform and the car reaches the speed of 25 meters per second. Your target is to calculate the acceleration of the car. So A is equal to V minus U over T. So looking at this, हमारे पास जो final speed है इसकी कितनी है? 25 है। Oh my God. 25 माइनस द इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 से स्टार्ट किया था, और हमारे पास जो टाइम है वो है सिर्फ 14 seconds का। So let me just find this value. This is going to be 25 divided by 14 and this gives me a value of 1.7। एक मिनट, 2SF हमारे पास यहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। 1SF 2SF 2SF 2SF, तो फाइनल आंसर भी हम लोग चाहे तो 2SF भी दे सकते हैं और 3 पे भी लेके जा सकते हैं। सो मैं इसका आंसर दे रहा हूं 1.8, ठीक है, 8 यूनिट के साथ MS-2। मैंने भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखा है। आप हमेशा देखना मिनिमम कितना है, मिनिमम से एक ज्यादा आप हमेशा कर सकते हो। तो ये भी हो गया, ये तो हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ग्राफ। After the first 14 seconds, first 14 seconds, अब 14 seconds को हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा कि 14 कहां पर है। ये हो जाएगा 10 10 12 14, दिस इज गोइंग टू बी 14। मैंने 14 भी इसमें ढूंढ लिया क्योंकि 14 तक तो हमारे पास कुछ कहानी हुई थी और हमारे पास जो थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, तो स्ट्रेट लाइन होगा। फाइनल स्पीड हमारे पास 25 थी इधर। फिर बोलते हैं आफ्टर द फर्स्ट 14 सेकंड द स्पीड ऑफ द कार कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ओ माय गॉड, बट द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी तो हमारे पास कर्वेचर शुरू हो जाएगा। From 70 to 80 seconds after the start, the car moves at a constant speed of 55 meters per second। अच्छा, so 70 मार्क हमारे पास कहां पर है? यहां पर है 70 to 80, और हमारे पास स्पीड है 55। यहां पर आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, सो 55 मिडिल में आ जाएगा,
55 मिडिल में आ जाएगा, दरवाजा बंद करते हुए जाना, 55 मिडिल में आ जाएगा। सो इधर मैंने एक मार्क लगा दिया 55 का, दिस इज गोइंग टू बी 50। अच्छा ये मैं अभी कर रहा हूं, और ये 80 तक तो कांस्टेंट स्पीड जा रही थी, इसने लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड, तो 55 वाला तो मैंने मार्कर ढूंढ लिया था इधर। तो ये लाइन तो स्ट्रेट लाइन तो होगी यहां तक, तो हमारे पास एक सॉलिड फैक्ट है, बिल्कुल मिडिल में से जानी चाहिए एक लाइन, ये लाइन तो हमारे पास हो गई, स्केच बोला है ना। अच्छा फिर इसके बाद ये ड्रॉ पॉसिबल स्पीड टाइम ग्राफ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब शुरू से कहानी देखनी है। पहले 14 सेकंड्स में हमारे पास ये पहुंचा था 25 मीटर्स पर सेकंड पर, तो पहले 14 सेकंड का मार्क यहां पे था, और ये जाता है 25 पर, यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा 30, तो 25 मिडिल में आएगा, यानी इधर डेड सेंटर के अंदर आएगा, एक मार्क किया आ जाएगा, लेकिन यहां तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन जाएगी विदाउट एनी क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। द रीजन इज दैट कि यहां पर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी। उसके बाद फिर बोला है कि आफ्टर 14 सेकंड द स्पीड ऑफ द कार कंटिन्यूज टू इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज होगी, बट द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि अब कर्व होना शुरू हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो होगा इट्स गोइंग टू बी अ स्मूथ कर्व लाइक दिस। मैंने भी स्केच किया है, मैंने कोई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगाई, सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। नाउ लुक एट दिस थिंग, लेट्स सी। शुरू में हमारे पास, इसको असेस भी लाजमी कर लिया करो पेपर में भी, जब आप करोगे सीएआई में, तो आप जरूर देखना कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, क्योंकि यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, और ये कितनी सेकंड्स के लिए था, 14 सेकंड्स के लिए था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है माइंड यू। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज होती गई, और उसके बाद फिर हमारे पास जो फाइनल लेवल था यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कांस्टेंट स्पीड थी, जो कि हमारे पास ये हो गया। सो दिस क्वेश्चन इज वंडरफुली डन, तो ये 2 नंबर आपके हो गए। अच्छा फिर इसके बाद आइए कहानी। एट अ लेटर टाइम, ओके, थोड़ी सी देर के बाद, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक टू स्टॉप, ही इज वेयरिंग अ सीट बेल्ट, ओके, इसने बेल्ट पहना हुआ लकीली, एंड स्लोज डाउन इन हिज सीट, ओके, a bag on the seat next to him slides forward across the seat towards the front of the car, okay. Using ideas about the forces acting, explain why the car, why the driver slows down but the bag slides forwards। अब मैं पहले इसकी ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, और देखो कि मैं क्या लिखता हूं। सबसे पहली चीज है हमारे पास, पहले जरा सुन लो, जाहिर सी बात है कि जिस टाइम पे ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था, तो उस टाइम पे जो आदमी था वो, द पर्सन ड्राइविंग द कार, वो प्लस द बैग प्लस द व्हीकल, दे वर ऑल ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड। पहले ये यही पॉइंट इधर लिखते हैं। इनिशियली बिफोर द ब्रेक्स वर डिप्लॉयड, बल्कि मैंने कहा बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, बिफोर, जस्ट बिफोर, बल्कि लिखते जस्ट बिफोर brakes were applied, the vehicle, the person, the driver, and the bag were traveling at same speed, were traveling at same speed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं इधर से ही लिख रहा हूं। फिर क्या होता है, मुझे बोलता है यूजिंग आइडिया फोर्सेस एक्टिंग एक्सप्लेन बाय द ड्राइवर स्लोस डाउन। फिर हमारे पास जो है ब्रेक्स वर अप्लाइड, ब्रेक्स वर अप्लाइड, oh my god, brakes were applied, vehicle has a reverse force, has a reverse force, has a reverse force, the belt applies reverse force on the driver,
keeping him on seat, keeping him or her on seat. Due to inertia, the due to inertia, the bag, however, continues to move forward, जाहिर सी बात है उसमें inertia था because of the mass of the bag. It has inertia. Due to inertia, the bag, however, continues to move forward. That is it. ये आपका आंसर होगा. Just before brakes were, एक दफा मैं proof read कर रहा हूँ. Just before the brakes were applied, the vehicle, the driver, and the bag were traveling at the same speed. Brakes were applied. Vehicle has a reverse force. The belt applies reverse force on the driver, keeping him/her on seat. Due to inertia, the bag, however, continues to move forward. That is it. ये हो गया. मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा है, तो एक पॉइंट पहला वाला था, एक पॉइंट ये वाला था. इसमें भी काफी कहानी आ गई. ड्यू टू इनर्शिया वाला पॉइंट भी हो गया. ये सारी चीजें हो गई. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है. ये मेरे पास कह रहा है, स्काई ड्राइवर जंप्स फ्रॉम अ स्टेशनरी बलून. His initial downward acceleration is 10 meters per second. Okay. वैसे आपको पता है कि आपके पेपर में जब CAI आएगा तो उसमें 9.81 होगा, लेकिन फिलहाल जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 वगैरह तो आप 10 ही लेना फिलहाल. ओके. फिर ये कह रहा है, shows the direction of the air resistance and the weight of the skydiver. We can see that weight भी है और air resistance भी है. The mass of the skydiver is this, and वो ये. Explain using ideas about the forces why his initial downward acceleration is 10 meters per second. Okay. अब सबसे पहली चीज है initially बोला ना, initially इसमें लिखेंगे initially the skydiver has zero speed. Skydiver has zero speed. So zero air resistance. So zero मैंने दो दफा लिख दिया गलती से. So zero air resistance. ये हो गया. देखो, जब स्काईडाइवर मतलब एक तरह से ड्रॉप हुआ है, जब ये ड्रॉप होगा तो इसकी शुरू में स्पीड जीरो होगी, तो इसका मतलब है कि एयर रेसिस्टेंस भी जीरो होगी. जब तक मूव नहीं करेगा तब तक उसकी एयर रेसिस्टेंस उस पर एक्ट नहीं करेगी. फिर उसके बाद फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हमारे पास इनिशियली ही बोला है, सो वेट is the only force acting on the diver. ठीक है, स्काई डाइवर है, acting on the diver, and weight W is equal to mg के बराबर होता है. Since weight is the resultant force, this is also equal to resultant force. ये resultant force ही है, तो इसका मतलब है कि this should also be equal to ma. यानी हमारे पास फाइनली जो लिखा है mg is equal to ma. आप इधर देख सकते हो कि सॉरी, m और m कैंसिल आउट हो गया. Therefore acceleration is equal to g, और g क्या है, where g is equal to हमारे पास किसके बराबर होता है, g is equal to 9.81 ms minus 2, या इस सिचुएशन के अंदर 10 ms minus 2. ये वाला नेक्स्ट लेवल मैंने आंसर बनाया है. इसको अपने पास बना के रखो कि जब भी ऐसा सवाल आपके CAI के पेपर में आए तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो कि इनिशियली y the acceleration downward is equal to g. ये जो मैंने यहां पर मैथमेटिकल मूव किए, this can take your paper to the next level. Please try noting this down. लिख लो, दिमाग में डाल दो, मेमोराइज कर लो. चले आगे. Let's move forward. फिर ये कहता है, when the parachute opens, the skydiver experiences an upward
acceleration for a short time. Okay, upward acceleration क्यों होगा? हमारे पास होगा when the parachute opens, the skydiver experience an upward acceleration. हमारे पास क्या होगा? हमारे पास due to greater surface area of the parachute air resistance, due to the greater surface area of the parachute, air resistance increases and becomes greater than weight. अब ये हो गया क्या बेटा? ये becomes greater than weight, यहां तक पहुंचे. अब इसको क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा? So resultant force is upward. Sky experience an upward acceleration for a short time. So resultant force is upward. और हमारे पास so resultant force is upward. Acceleration is opposite to the motion of the diver. सही है? ये हो गया एक मार्क के लिए बहुत था. फिर ये कह रहा है the total force of air resistance on the skydiver and the open parachute changes with their speed as shown. Okay, the total force of the air resistance on the skydiver and the parachute changes with their speed as shown. Okay, speed है और air resistance पे significant effect आ रहा है. As you can see, as the speed is increasing, the air resistance is also increasing. We can see that. After the parachute opens, the skydiver slows down to a terminal velocity. Okay, the weight of the skydiver is 600 Newton. टर्मिनल वेलोसिटी तभी अचीव होगी कि जब एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल वेट के बराबर हो. यूजिंग दिस डिटरमिन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर. तो तभी होगा जब हमारे पास वेट जो हो, वेट के बराबर एयर रेसिस्टेंस हो. तो इस ग्राफ के अंदर we'll just look for the 600 न्यूटन वैल्यू, बिकॉज ये जब वेट के बराबर होगी तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी. सो लेट्स जस्ट गो ऑल द वे ओवर हियर. यहां तक गए और इधर से जब नीचे गए तो हमने नोटिस किया कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड. सही है? सो मैंने सिर्फ ग्राफ से रीड किया है. अब ये बोलता है calculate the resultant force on the skydiver. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल. Calculate the resultant force on the skydiver when his speed is 5.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालनी है. तो वेट तो हमारे पास अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे पास 5.5 है. तो 5.5 पे हम जाएंगे और दोबारा एयर रेसिस्टेंस निकालते हैं. तो 5.5 ये हो जाएगा. सो we'll just go all the way back up over here. I hope this is the point. उसके बाद हम यहां से फिर लेफ्ट जाते जाएंगे और यहां पे हमने क्रॉस किया. अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? मिडिल वैल्यू 700 होगी. तो ये 720 होगी. 720 40, हाँ सही है, 720 होनी चाहिए. 720 हमारे पास आ रहा है. सो इसका मतलब है, अब जरा सुनो, रिवर्स फोर्स कितनी है हमारे पास? जो एयर रेसिस्टेंस हम लोग पहले लिखेंगे, एयर रेसिस्टेंस माइनस वेट शुड बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स. ये लिखना जरूरी है, रिजल्टेंट फोर्स. तो एयर रेसिस्टेंस अभी हमने निकाल ली है, हमारे पास आ रही है ये वैल्यू. अगर मैंने सही रीड किया है तो 720 होनी चाहिए, 720 न्यूटन. सो इसका मतलब है कि 720 माइनस वेट कितना था? 600 था. एंड दैट शुड बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स. तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एफ रिजल्टेंट आ रही है, दैट शुड बी इक्वल टू 720
-600, और ये हमारे पास आ रही 120, और ये 120 न्यूटन से हमारे पास ब्रेक लग रही होगी। खैर, दैट इज हाउ इट वर्क्स, और हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा 120 न्यूटन। प्लीज डू नॉट लीव दी स्पेसेस एम्प्टी। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग गेम चेंज कर रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट सवालों पे जा रहे हैं, नया टॉपिक है। अच्छा, फिर ये आ रहा है, figure shows three rays of light traveling in water from a light source S। अच्छा, लाइट सोर्स है एस है, यहां पे भी आ गए, और हमारे पास वाटर भी है, एयर भी है। ये यानी डेंसर, आई मीन मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी स्केप कर रही है। One ray of light is totally internally reflected at the boundary between water and air. We can see that. Okay. On figure, mark the critical angle and label it C. Critical angle वो वाला एंगल होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसमें हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्रीज टू द नॉर्मल ट्रेवल करती है, और वो वाली जो रे है वो ये वाली है, और ये वाली 90 डिग्रीज पे ट्रेवल कर रही है। तो इसका हमें निकालना है वो वाला एंगल जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। ऑल एंगल्स आर सपोज टू बी मेजर्ड विद द नॉर्मल। तो इधर जो हमारे पास एंगल आएगा वो ये वाला एंगल होगा। लेट्स मार्क दिस एज सी। ठीक है, so this is the critical angle. State why only one of the three rays is totally internally reflected. Why only one? Because only one ray, because only one of the three rays exceed the critical angle. जब सुनो, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला जो पर्टिकुलरली एंगल है, ये एंगल इस सी से जब थोड़ा भी ऊपर होगा तो उस टाइम पर हमारे पास टी आई आर होगा, नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट। अब एक बात याद रखना कि जब भी इस तरह का कभी भी डायग्राम आ जाए तो बी वेरी केयरफुल के रिफ्लेक्शन के रूल्स उपयोग होने चाहिए। अगर ये आई है तो ये वाला भी जो एंगल आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना है इसमें। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब मुझे बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलता है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। अब हमारे पास सिर्फ ये दो एंगल्स गिवन है, इसी से हम लोग डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि भाई n इज इक्वल टू साइन थीटा 1/, ओ माय गॉड, साइन थीटा 1/साइन थीटा 2 के बराबर होता है। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को 1000 दफा बताया हुआ है कि जो थीटा 1 होता है, जो ऊपर वाला एंगल होता है, वो हमेशा लेस डेंस मीडियम वाला नॉर्मल के साथ वाला एंगल होता है, और जो थीटा 2 होता है वो मोर डेंस वाला, मोर डेंस ऑप्टिकली डेंस मीडियम वाला होता है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि थीटा 1 बड़ा वाला एंगल और जो थीटा 2 है वो छोटा वाला एंगल। सो लुकिंग एट दिस, हमारे पास ये हो जाएगा साइन 34, क्योंकि आप देख सकते हो कि लेस डेंस मीडियम में था, एयर इज ऑब्वियसली लेस डेंस, डिवाइडेड बाय साइन 25। अब इसको निकालते हैं। कैलकुलेटर को अगर आपने रेडियन मोड में रख दिया तो बेटे आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। डोंट डू दैट। इसको डिग्री मोड में रखोगे, साइन 34 पहले निकालोगे, फिर डिवाइडेड बाय साइन 25 डालोगे इसके अंदर, और ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंड लेट्स जस्ट फाइंड दिस वैल्यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.32। टू सिग्निफिकेंट, ये 2SF तो मैंने 3SF तक दे दिया, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 1.3 तक भी दे दो। सो 1.32 विदाउट यूनिट, माइंड यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा गाइस, मेरा एक सवाल है, आप लोगों से सवाल है, जस्ट चेंजिंग द स्टाइल। सवाल ये है, लिख के नहीं बताना मुझे, आप माइक खोल के बताओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या है तो क्या लिखोगे उसमें?
Anyone? Any brave soul who is able to turn on the mic and answer the question? The angle at which the refracted ray is 90 degree to the normal. नहीं भाई, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Anyone? Any brave soul? ये क्या हो गया यार? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए ये देखकर. ओ भाई, अगर ये कभी आ जाए सवाल तो देख, लिख लो इधर अपने पास. ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हमने सिंबल यूज किया है एन. अच्छा, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एटा. ठीक है, इसको हम लोग एटा भी बोलते हैं. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो जरा देख लो. इसकी जो डेफिनेशन है वो उसकी जो डेफिनेशन है वो होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in a vacuum to the speed of light in an optically denser medium. This is the correct definition of refractive index. ये मत लिख कर आ जाना कि ओ सर बिकॉज हमने किताब में देखा तो साइन आई ओवर साइन आर. ओ भाई प्लीज, फॉर गॉड से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. ठीक है, कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. इज दैट क्लियर गाइस? अब हम लोग आगे चलते हैं. फिर ये कहता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ चुका है. अब ये सवाल बोलता है कि क्रिटिकल एंगल फॉर द बाउंड्री बिटवीन वाटर एंड एयर. यानी मुझे बोलता है कि यार मुझे ये बता दो क्रिटिकल एंगल कितना है. तो हमारे पास इसके लिए भी एक फॉर्मूला था. वो ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c. इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. यही आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा 1.32 ओवर 1/sin c के बराबर हो जाएगा. अब आप इसमें जो है इसको रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा sin c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.32. ठीक है, अब इसके अंदर इनवर्स वाला आपको यूज करना पड़ेगा. सो शिफ्ट साइन इनवर्स, ब्रैकेट्स के अंदर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.32, क्लोजिंग दिस ब्रैकेट, एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ the critical angle as 49.2 degrees. ये आपका आ रहा है. अगर आपने इस एंगल को एक्सीड करोगे तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर गाइस. ठीक है, ये समझ में आया? प्लीज गाइस टेल मी, लेट मी नो. क्लियर है? आगे चलते हैं. फिर हमारे पास है, जरा वेव्स के भी सवाल देख लेते हैं. Some waves are longitudinal and some waves are transverse in nature. State how a longitudinal wave differs from a transverse wave. Okay. अब सबसे पहले, oh my God, मेरी पेन गिर गया था अभी. तो longitudinal जो वेव होती है उसमें क्या होता है? longitudinal वेव क्या होता है? पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है when a wave is passing, that is always parallel to the direction of the wave. और ट्रांसवर्स के अंदर जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है या ऑसिलेशन होती है, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. तो मैं इधर लिख रहा हूं, मैं पूरा का पूरा इधर लिख देता हूं. स्टेट हाउ लॉन्जिट्यूड डिफर्स इन ए लॉन्जिट्यूडनल वेव. इन अ longitudinal wave, particles in a medium tend to vibrate parallel to the actual direction of the wave.
और हमारे पास जो इन अ ट्रांसवर्स वेव, इन अ ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स, इधर ही लिख लेते हैं, पार्टिकल्स इन अ मीडियम वाइब्रेट normal या perpendicular normal to the direction of the wave, to the direction of the wave. I hope this is clear. ठीक है. Longitudinal दिमाग में आना चाहिए parallel. Transverse normal. Normal का मतलब होता है perpendicular या 90 डिग्रीज का एंगल. सही है. यानी अगर मैं बोलूं ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें अगर वेव इस तरफ जा रही है, वेव में जो एनर्जी है वो अगर इस तरफ जा रही है, तो जो आपका जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा 90 डिग्रीज पर. आई होप दिस इज क्लियर, होपफुली. अच्छा, फिर ये कहता है a vibrating rod produces a water wave in a ripple tank. Okay, we can see that. Figure 9.1 shows the crest of the wave passing into the right-hand section of the tank where the depth of the water is different from the depth in the rest of the tank. Okay. अब इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा सीख लो कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा हूं कि अपने पास नोट डाउन कर लो. अभी के अभी अगर मैंने कह दिया तो वो कानून होता है, वही रूल होता है, जो बोला है वो चुपचाप फॉलो करो. अब नंबर 1 रूल ये है कि हमारे पास शैलो रीजन, अच्छा मैं एक पेन का साइज छोटा कर रहा हूं, शैलो रीजन के अंदर, शैलो वाटर के अंदर स्पीड डिक्रीजेस. मेमोराइज दिस बाय हार्ट. स्पीड डिक्रीजेस. सही है. Bending of waves is towards normal. ये आपको याद रखना. शैलो वाटर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं. सही है. रिफ्रैक्शन ऑफ वेव पे सवाल है, तो ये आप याद कर लो कि शैलो वाटर का मतलब होता है कि ज्यादा डीप वाटर नहीं हो. इधर हमेशा स्पीड कम होगी वेव की. Bending of waves is always towards the normal. ठीक है. Is always towards normal. ठीक है. Bending of waves is towards normal. ठीक है. I hope this is clear. उसके बाद हमारे पास है deep water. Deep water के अंदर याद रखो speed increases. स्पीड बढ़ेगी, वेव की स्पीड बढ़ेगी, और जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मेमोराइज दिस बाय हार्ट. अब एक चीज जरा याद कर लो इस चीज को कि जब भी रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आर वाले रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, हमेशा जो होगी स्पीड, आई मीन सॉरी, फ्रीक्वेंसी remains constant. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. कुछ भी हो जाए बेटा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. अच्छा, एक चीज और भी इसमें ऐड कर लेते हैं. शैलो वाटर के अंदर जब स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी छोटी होगी. वेवलेंथ डिक्रीजेस एज वेल. और डीप वाटर के अंदर स्पीड बढ़ेगी तो हमारे पास वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी. ये भी अपने पास नोट डाउन कर लो. वेवलेंथ इंक्रीजेस. अगर आप पूछोगे कि सर कैसे, अगर आपने मुझसे पूछा कि सर कैसे ये हो गया, तो बेटे जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है. हमें पता है कि भाई v इज द स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसको मैथमेटिकली मैंने कांस्टेंट कर दिया. अगर इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अब आप खुद देख सकते हो कि पहले वाले केस में क्या था, स्पीड डिक्रीजेस. अगर स्पीड डिक्रीजेस तो हमारे पास जो है, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो ये गिरेगा, तो ये भी गिरेगा.
अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, सिंपल एज दैट। ये रीजन भी मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। जो मैंने बोला वो बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आई नीड एन ऑडियो क्यू के समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है a vibrating rod produces a water wave in a refill tank। अच्छा, एक चीज इधर ये जो है ना, हम लोग एक चीज डिसाइड कर सकते हैं, जरा इधर देखो, लिसन। शुरू में एक और भी नया कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास जो लाइनें नजर आ रही है ना, स्ट्रेट लाइंस जो हैं, इनको हम लोग वेव फ्रंट्स भी कहते हैं, ठीक है? वी कॉल देम द वेव फ्रंट्स। अब जो ये वेव फ्रंट है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से लेकर जैसे यहां तक है, ये हमारे पास लैम्डा के बराबर होता है। ये वेवलेंथ होती है, ठीक है? यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा। यानी इधर आप नोटिस करो कि लैम्डा लैम्डा सब कुछ सेम है, लेकिन अचानक से जब इस रीजन में आए हैं तो यहां पर आकर लैम्डा छोटा हो गया है। यू कैन सी दैट the distance between successive wavefronts has decreased। इसका मतलब है कि लैम्डा गिरा तो स्पीड भी गिरी होगी। स्पीड किस में गिरती है? शैलो में गिरती है या डीप में गिरती है? आप लोगों से सवाल है। शैलो में गिरती है। तो ये रीजन जो होगा ये वाला शैलो होगा। क्या बात है, समझ गए? आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं कि सवाल क्या बोलता है। हमने अपना तो तबसरा कर लिया, समझाना जरूरी था, बिकॉज मेरी अपनी जो सेक्शंस हैं उनमें भी मैं शायद ये नहीं करवा पाया था। ये वाला टॉपिक को मैंने इतना एड्रेस नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने कर लिया। तो आगे चलते हैं। आपने ग्रेड 9 में 10 में पढ़ा होगा, 10 में मोस्ट लाइकली, मुझे नहीं पता है। The arrows on figure 9.1 shows the direction of the travel of the wave in the two sections of the ripple tank. In the left-hand section of the tank, the wavelength of the wave is this. Okay, ये wavelength दे दी है हमारे पास left side पर, and it travels at this speed भी दे दी है। क्या बात है? Your target is to calculate the frequency of the wave। तो बच्चों वाला सवाल है, इसके अंदर simple as that है, v is equal to f lambda लगाओगे। लिखना जरूरी है, फॉर्मूला आप हमेशा पेपर में लिखा करो, और उसके बाद हमारे पास इसमें वैल्यूज डालोगे, तब आपको एक नंबर मिलेगा। सिर्फ मेयरली ये लिखने पे नंबर नहीं मिलता, बी केयरफुल। सो 0.17 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय जो है, सॉरी, वी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय जो ये आ रहा है 0.019। आई होप दैट इज करेक्ट। अब इसको कैलकुलेटर में डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 0.17 ओके, डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में आ रहा है 0.019, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये आ रही है, ये कितना, 2SF। तो 2SF ही जवाब देते, 8.9 हर्ट्स। बी केयरफुल, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है, या इसका यूनिट पर सेकंड भी होता है। दोनों में से आप कोई भी कोड कर लो, वैसे हर्ट्स ही करते हैं तो ज्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सही है। तो ये हो गया 82 हर्ट्स। अच्छा, फिर ये कह रहा है state what happens to the frequency of the wave as it passes into the right hand section of the tank। अभी थोड़ी देर बताया था कि जब भी आपके पास रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन का मतलब था बेंडिंग ऑफ द वेव व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू द चेंजेस इन स्पीड ऑफ द वेव और ट्रैवलिंग इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मेरा एक सवाल है, इधर मेरे पास ये बोलता है स्टेट व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एज इट मूव्स पासेस इनटू द राइट हैंड सेक्शन ऑफ द टैंक। फ्रीक्वेंसी पे कोई असर आएगा, हाँ या ना? गाइस, मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा? नो। ऑब्वियसली नो, नो चेंज, नो चेंज। फिर ये कह रहा है using figure 9.1 state and explain what happens to the speed of the wave as it passes into the right hand section of the tank। अभी हमने पहले ही पूरा डिस्कस कर लिया था। हमारे पास स्टेटमेंट पहले लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ये है स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। अब रीजन भी दे रहा हूं, स्पीड डिक्रीजेस। हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट्स come closer together
इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वेवलेंथ हैज डिक्रीज्ड, wavelength has decreased. ठीक है, speed decreases, wave fronts come closer together, wavelength has decreased, and v is equal to f lambda. So हमारे पास ये कांस्टेंट, इसको दिखा भी देना पेपर के अंदर भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लैम्डा डिक्रीज हुआ तो v also decreases. That is it. दो नंबर से ज्यादा ही आपको मिलेंगे, एग्जामिनर बोलेगा यार नेक्स्ट लेवल आंसर है। खैर ये भी हो गया। अच्छा, ये वाला सवाल इस जैसा हमने पहले भी करा हुआ था, ये इसको मैं अभी थोड़ा सा स्किप करके इस पे जा रहा हूँ, ठीक है, ये देख लेंगे बाद में इसको, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है a converging lens has a focal length of 3 centimeters. Okay, सेंटीमीटर इसके अंदर शो किया हुआ है कि ये एक बड़ा ब्लॉक जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज काइंड ऑफ गुड। इसने हमें फोकल लेंथ दे दी है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास ये सेंटर, ये दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसको मैंने ओ मार्क कर लिया। अब मुझे पहले तो फोकल लेंथ ढूंढनी है, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब है ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर। तो एक मार्क मैंने इधर कर दिया, दिस इज माय फोकल पॉइंट एफ, इसको मैंने एफ मार्क कर लिया, थोड़ा सा पेन को मोटा ही कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एफ। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 1 2 3 और ये भी आ रहा है हमारे पास, सो दिस इज गोइंग टू बी एफ। दोनों तरफ मैंने एफ मार्क कर लिया, 2f भी मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 2f, 3f तक नहीं जाते हमेशा, और ये हमारे पास सॉरी 2f आ रहा है। अब ये वाला भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कराया हुआ है कि मेरे प्यारे बच्चे, कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास कौन सा लेंस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब जरा सुनो, ये है, मैंने आप लोगों को 1000 दफा बताया हुआ है कि जब भी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा, वी कैन सी दैट ओवर हियर, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, हमेशा जो इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी। दैट मीन्स मैग्निफाइड इमेज होगी। प्रोजेक्टर इफेक्ट के लिए हम लोग हमेशा इधर रखते हैं। अब ये क्या रहा है, पहले हमें बोलता है, पहले हमें रे डायग्राम बना रहे हैं। ऑन फिगर ड्रॉ रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो हाउ द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मार्क द इमेज क्लियरली। लेट्स ड्रॉ एन इमेज। मुझे क्या बोला है, ड्रॉ रेज फ्रॉम द टॉप, दो है तो दो ही रेज बना लेते हैं। एक रे जो हमारे पास कानून इसका बोलता है, वो लॉ ये है कि द फर्स्ट रे मस्ट ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये रे लाजमी फोकल पॉइंट से पास होगी, तो हमने इधर से सिलेक्ट किया, इसको हमने फोकल पॉइंट से पास किया एंड एक्सटेंड इट एज मच एज पॉसिबल ऑल द वे। ये मैंने कर लिया, ये फर्स्ट रे थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड रे जो होती है, द सेकंड रे passes from the optical center, any ray that passes through the optical center remains undeviated, वो कभी बेंड नहीं होगी। तो इस रे को आपने यूं करके एक्सटेंड किया और जहां पे इंटरसेक्शन होगी वहां पे मेरे पास इमेज बनेगी। सही है, ये दो रे से ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। सो थर्ड रे भी होती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमें। सो हमारी जो इमेज कहीं पे आ रही है वो यहां पर आ रही है, और इमेज हमारे पास, इसका जो डायग्राम है वो ये रहा, दिस इज गोइंग टू बी माय इमेज। सो दिस इज माय इमेज, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इमेज ये हो गई, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वी कैन सी दैट। अच्छा, द इमेज इज मैग्निफाइड, स्टेट वन अदर फीचर ऑफ द इमेज, वी कैन क्लियरली सी दैट द इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड। सो इसका मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल ये भी लिख सकते हो आप, इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड ये भी लिख सकते हो, इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, ये भी हो गया। Calculate the linear magnification produced by the lens in this case. लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है ऑफ द डिमेंशन, वन ऑफ द डिमेंशंस ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट डिमेंशन, या हम लोग कह सकते हैं इमेज हाइट ओवर द ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, यानी इमेज की हाइट कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास तकरीबन गिव और टेक, अभी मैं इतना एग्जैक्ट नहीं जानू, 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर थी। सो
just give or take 3 divided by 2 किया तो that should be equal to 1.5. 1.5, ठीक है. कोई इसका यूनिट नहीं होता, so that is the linear magnification. यूनिट इस वजह से नहीं होता क्योंकि दोनों लेंथ की क्वांटिटीज हैं. दिस इज इमेज हाइट भी लेंथ है, ऑब्जेक्ट हाइट भी लेंथ है. लेंथ के यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए तो यूनिट तो होगा नहीं इसमें. ठीक है. अब ये मुझे बोलता है स्टेट द नेम ऑफ वन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्निफाइड इमेज एज शोन बाय फिगर 6.1. स्टेट द नेम ऑफ वन ऑप्टिकल डिवाइस. ये जो ऑप्टिकल डिवाइस आएगी जिसके अंदर हमारे पास इमेज ज्यादा बड़ी नजर आती है, माइंड यू, और रियल भी है और इन्वर्टेड भी है. ये सिर्फ एक ही चीज है जो आप लोग अमूमन अपने क्लासरूम्स में यूज करते हो, एंड दैट इज अ प्रोजेक्टर. ठीक है. सो इसका जो नेम होना चाहिए वो होगा प्रोजेक्टर. यहां तक भी पहुंच गए. उमर, आर यू ऑनलाइन? जी सर. आप 2 मिनट के लिए देना ये रिकॉर्डिंग को पॉज करो. ओके. अब हमारे पास है डीसी मोटर का सवाल. ओह माय गॉड. अब बहुत अच्छे से कराया था ये चैप्टर. मेरी वीडियोस भी हैं यूट्यूब के अंदर. यू कैन गो, दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस, यू कैन ऑलवेज गो टू अली मुर्तजा जिलबानी, मेरी वेबसाइट है. उस पे जाकर आप जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो शॉर्ट्स का सेक्शन है. वो तो बेस्ट है, एपिक है. ठीक है. और उसके अलावा फिर आप जो है लेक्चर्स की वीडियोस मेरे हैं, लेकिन शॉर्ट्स इज द मेन अट्रैक्शन. सही है. अच्छा खैर, नहीं बता दस. अब ये कह रहा है, यही चैनल का नाम है, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड सर्च फॉर एनीथिंग यू वांट. अच्छा ये कह रहा है अ कॉइल ऑफ वायर ए बी सी डी इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. ओके. ends x and y are connected to a commutator and a battery. अच्छा. Okay. State why there is a force on side AB of the coil. बच्चों वाला सवाल है. एक बात याद रखना कि हमें पता है कि इसने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो साइड ए भी होगी इसके अंदर लाजमी करंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है या इधर हो. अगर किसी भी वायर में करंट होता है, अगर एक वायर में करंट होगा तो इसकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. राइट. तो जाहिर सी बात है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगी. जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन बिटवीन द टू फील्ड्स अ फोर्स इज डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड ऑन द वायर. तो यही लिखेंगे स्टेट व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन साइड ए बी ऑफ द कॉइल. हमारे पास है साइड ए बी carries a current, and so has its own magnetic field, and this field interacts with the magnet's magnetic field. दोनों फील्ड्स में इंटरैक्शन होगी तो फोर्स लगेगी. मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड. यहां तक भी पहुंच गए. फिर ये कहता है डिस्क्राइब हाउ द कम्यूटेटर कीप्स द कॉइल रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन. अब बड़ा आसान सा सवाल है. कम्यूटेटर जो होता है, नंबर 1, रिवर्सेस द डायरेक्शन of DC current going into the coil, reverses the direction of DC current going into coil every half cycle. यानी एक साइकिल में 2 दफा रिवर्सल करेगा. और रिवर्सेस द डीसी करंट गोइंग इनटू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल. अब इसकी वजह से 2 मार्क का सवाल है, तो फिर क्या होगा. अब इसकी वजह से हमारे पास ये होगा the force on AB and DC reverses. जाहिर सी बात है, करंट रिवर्स होगा तो फोर्स भी रिवर्स होगा. अब ये रिवर्सल बड़ा जरूरी है. दिस रिवर्सल of forces maintains a constant
maintains a constant direction of movement. अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मेंटेन रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मेंटेन रहेगा। इसको तो आप रट्टा लगा लो, ये वाला जो कम्यूटेटर का पॉइंट है सीएआई के हिसाब से भी ये रट्टा ही लगा लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिल में डाल दो इसको उठाकर, ठीक है, मेमोराइज इट बाय हार्ट, ब्रेन, व्हाटएवर। फिर उसके बाद ये सवाल आता है, द करंट इन द मोटर इज 2 amperes. The battery has an electromotive force of 12 volts. In a time of 8 seconds, the motor does 140 joules of work. यह हमारा सवाल है, द एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इन 8 seconds. एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है। सो एनर्जी इज इक्वल टू IVT के बराबर होता है। सो करंट हमारे पास कितना है, 2 amperes है, और वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 12 volts है। टाइम हमारे पास 8 seconds है। कभी कभार टाइम जो होता है वो सेकंड्स में नहीं हो तो उसको प्लीज खुदा के वास्ते सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, अनलेस 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 अगर वो किलोवाट आवर्स में हो तो। किलोवाट आवर्स में अगर चाहिए तो उसमें आवर्स में रखना होता है उसको। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस इज गोइंग टू बी 2 multiplied by 12 multiplied by 8 and this gives me 192 joules। यूनिट लिखना लाजमी, यूनिट नहीं लिखोगे तो बेटे एक नंबर ही मिलेगा। फिर ये कहता है एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। एफिशिएंसी इज एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट होता है। यानी एनर्जी आउटपुट कितनी है हमारे पास, 140 है, क्योंकि यही बोला मोटर डज इतना वर्क। सो 140 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो आएगा इनपुट कितना है, 192। जाहिर सी बात छोटी वैल्यू ऊपर आती है हमेशा। सो जूल जूल मल्टीप्लाइड बाय 100। हम लोग हमेशा परसेंटेजेस में कोट करते हैं, आपकी मर्जी, आप परसेंटेज में नहीं भी कोट कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें तो परसेंटेजेस में ज्यादा समझ में आता है। सो 192 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, 73%. 72.9 भी कर सकते हो या 73% भी आप कोट कर सकते हो। सो दैट इज इट। फिर एक और सवाल आ गया, figure shows a converging lens and object O and the image I produced by the lens. Okay, we can see that the image is already inverted। और एक रूल था, एक कानून था जो एटलीस्ट मेरी क्लास में ये हो चुका है, वो ये है, if the image is formed on the other side of the lens, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, जब भी ये ऑपोजिट साइड में होंगे तो याद रखो दैट इमेज विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो कानून है, यानी ये इमेज रियल है, खुद ही बोल दिया इसने, द इमेज फॉर्म्ड एज रियल एंड एज अ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ 4। डिफाइन द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, रेशियो ऑफ image height या image dimension, image height to object height। in fact आप ये भी कर सकते हो, image distance from the optical center to the object distance from optical center, ये भी आप कर सकते हो। ये वैसे जो है ना टेक्निकली जो लीनियर मैग्निफिकेशन वगैरह जो है, ये आपने यार सिलेबस डी में आपने सिमिलैरिटी का तो कॉन्सेप्ट किया है ना, वही चल रहा होता है इधर भी। खैर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज। रियल इमेज का क्या मतलब होता है, इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। आपको पता है प्रोजेक्टर की जो इमेज होती है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है, और अगर वर्चुअल होगी तो वो बेटे लेंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको नजर आएगी, वरना बाहर नजर नहीं आएगी। सो इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन इन दिस केस। फिर मुझे कहता है कि ऑन फिगर 4.1 a horizontal ray has been drawn from the top of the object to the lens. Continue this ray until it meets the image. Use this to determine the focal length of the lens. Draw another 2 rays from the top of the object to show how the image is formed. पूरा का पूरा रे डायग्राम कंप्लीट करना है, सो लेट्स डू इट। इसके लिए हम लोग जो है कलर यूज करते हैं रेड। यहां से जाएंगे और इसको उठाकर, हमें पता है कि ये इमेज के साथ ही टकराएगा, इमेज के साथ इधर टकरा गया। अब ये हमारे पास हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी माय फोकल लेंथ। इसको मैं एफ मार्क कर लेता हूँ।
Let's mark this as F. अब मुझे एक और रे भी पास करनी है, so let's just draw another ray. Another ray is going to be drawn from here. Optical center से जो ray पास होगी वो कभी भी bend नहीं होगी. It will just pass and meet this point over here. We can see that. ये भी हो गया. एक और रे भी बना लेते हैं, थर्ड रे भी होती है. थर्ड रे के लिए आप इधर से बैकवर्ड जाओ, इस लेंस के इस पार्ट तक पहुंचे, और इधर से आप बैकवर्ड इधर चले जाओ. So that is also a possible. ये हमारे पास थर्ड रे भी होती है. एरोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एरोज नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ये एरोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सही है, ये भी हो गया. हमारा रे डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया. अब इसने मुझे बोला था कि भाई इसकी फोकल लेंथ भी निकाल दो, तो फोकल लेंथ जो इसकी आ रही है वो हमारे पास गिव और टेक जो है, मेरे हिसाब से ये आ जाएगी फोकल लेंथ. अगर ये हमारे पास क्या है, इसने कुछ दिया 1 सेंटीमीटर है. एक ब्लॉक जो है यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर. मेरे पास तो ये आ रही है फोकल लेंथ 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि पेपर के अंदर हर किसी की ड्राइंग स्किल्स डिफरेंट होती है, तो हो सकता है 1.5 भी हो सकता है. आप मेरा भी देख सकते हो कि इधर अगर मैं नोटिस कर रहा हूं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.4 ही आ रही है. ठीक है, थोड़ा सा वैरी कर सकता है वो पेपर में, इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है. ये पूरा का पूरा मैंने सवाल किया था, 3 रेज इसने बोली थी, तीनों रेज मैंने कंप्लीट कर लिए इधर. फिर उसके बाद हमारे पास एक और सवाल आया, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. The direction of the vibration is perpendicular to the direction of the transfer of the energy. Complete the table of this to show the direction of the vibration, type of the wave associated with the sound wave and with the wave on the surface of the water and a ripple tank. Sound wave जो है वो हमें पता है कि उसके अंदर जो होती है parallel होती है. Parallel vibration is always parallel to the direction of transfer of energy. और मजे की बात यह है कि जो साउंड वेव होती है वो स्ट्रेट अवे लॉन्जिट्यूडनल होती है. लॉन्जिट्यूडनल. वाटर वेव जो है वो हमारे पास जो होती है, यही सेम पॉइंट इधर मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं सेम पॉइंट, यहां पे भी आप कोट करोगे. और इसके अंदर जो होती है, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको उठाकर इधर रिपीट कर देना. ये भी हो गया. अच्छा, फिर ये कह रहा है a wave travels along the rope. Okay, figure shows how the height of one point on the rope varies with time as the wave passes. अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है या मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन हमारे पास यहां पर है. ठीक है, मिस्टर उमर फारूक, आपसे एक सवाल है, क्या ये जो हमारे पास जो मूवमेंट है ये एसएचएम का पार्ट हो सकता है? ऐसी सवाल है, जस्ट फॉर फन. जी सर, हो सकता है. लाइट डैम्पिंग शो हो रही ना. बिल्कुल सही हो रहा है, सही है. ये हमारे पास एसएचएम ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, A2 का पार्ट है. अब ये कह रहा है a wave travels along a rope. Figure shows how the height of one point on the rope varies with time as the wave passes. Determine the amplitude of the vibration at time is equal to 0.25 seconds. Okay, so 0.25 seconds इसका आधा होना चाहिए. तो इसमें एम्पलीट्यूड बोला है, तो मेरे प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. यानी जो इसमें एम्पलीट्यूड आएगा वो एम्पलीट्यूड यहां से लेकर यहां तक का होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब अगर हम ये निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड? कैन एनीवन टेल मी? Anyone? 0.29. बिल्कुल सही बोला आपने. So this is going to be 0.29. Determine the amplitude 0.29. सही है, 0.29 हो गया. बिल्कुल सही बोला आपने, परफेक्ट. और 0.29 क्या यूनिट भी तो कोट करोगे, मीटर्स. मीटर्स में है. फिर ये कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ shows that the frequency of the wave is constant.
Well, apparently all you have to do is look at the time period. यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो टाइम पीरियड इसके अंदर आ रहा है 1 सेकंड का, और यहां से लेकर आप यहां तक भी देखोगे तो टाइम पीरियड आ रहा है 1 सेकंड का, यहां से लेकर यहां तक भी देखोगे तो टाइम पीरियड आ रहा है 1 सेकंड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और वो हमें कैसे पता चलता है? इधर से भी देख लो, एक दफा रिवाइज कर लो इस कॉन्सेप्ट को भी। हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हाफ वेव, यहां से लेकर यहां तक फुल वेव, यहां से लेकर यहां तक क्वार्टर वेव, यहां से लेकर यहां तक हाफ वेव, यहां से लेकर यहां तक फुल वेव। फुल वेव का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, या टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्चुअली द टाइम पीरियड। So describe how the graph shows that the frequency of the wave is constant. हमारे पास ये है the time period throughout is 1 second and a constant here. So frequency must also be constant. अब आप बोलोगे कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकता है? तो बेटे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम पीरियड में ही कोई चेंजेस नहीं आ रहे, अगर यही कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी स्ट्रेट अवे। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, आंखों का सवाल आ गया। द पर्सन कैन फोकस क्लियरली ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे। ओके, यानी दूर की नजर अच्छी है तो इसको हम लोग शॉर्ट साइट बोलेंगे या लॉन्ग साइटेड पर्सन बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि अगर दूर का अच्छा देख सकता है तो इसका मतलब है, इसने बोला द पर्सन कैन फोकस क्लियरली ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसको 4K रेजोल्यूशन में नजर आ रहे हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स जो है उसको नजर ही नहीं आ रहे, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है ये 4K रेजोल्यूशन वाला है, दूर का 4K नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस पर्सन इज फार साइटेड। इसको हम लोग कहते हैं फार साइटेड पर्सन। ठीक है, दूर की नजरें इसकी एक्सलेंट है। अच्छा, ये कहता है स्टेट द नेम ऑफ द आई डिफेक्ट शोन इन फिगर 5.1। अच्छा, हमारे पास तो साफ नजर आ रहा है कि पॉइंट जो करीब है दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है स्टेट द नेम। हमारे पास क्या होगा? स्टेट द नेम ऑफ द आई डिफेक्ट फार साइटेड। फार, ओ माय गॉड, फार, अबे यार क्या लिख दिया मैंने? फार साइटेडनेस। ठीक है, अच्छा फिर ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लर्ड। हमारे पास है द रेज फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट डू नॉट बेटे कीप द वॉल्यूम लेवल डाउन, डू नॉट कन्वर्ज ऑन द रेटिना। ठीक है, हमारे पास जो कन्वर्जिंग हो रही है वो रेटिना पे नहीं हो रही है। बेसिकली दिस इज द रेटिना, और ये रेस को इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये हमारे पास जो इमेज जो हमारे पास बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इन फैक्ट बिहाइंड द रेटिना, विच इज अ प्रॉब्लम, राइट? ये भी हो गया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपने जो ग्राफ का क्वेश्चन करवाया था ऊपर जो था, वो उस पर जरा जा सकते हैं? ये वाला जी सर, इसमें रे डायग्राम का एक स्टूडेंट का पूछा था फॉर कॉन्वेक्स का। है? अच्छा, वो वाला जो कौन सा, ये कौन सा रे डायग्राम, कौन सा ग्राफ, ये वाला? कौन की आपने इधर कौन सा बनाया था? ये कॉन्वेक्स का बनाया था ना, तो आप वो कॉनकेव का बता सकते हैं? कॉनकेव सिलेबस में है ही नहीं, सीआई से हट चुका है। सही है, तो उसका डायग्राम आएगा ही नहीं, भूल जाओ उसको। सिर्फ इतना जानना जरूरी है, कॉनकेव का रे डायग्राम कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ कॉनकेव का आपको ये याद रखना है कि उसमें जब रे जब पास होती है सेंटर में से स्ट्रेट पास होगी, और यूं जब आएगी तो स्प्रेडिंग होगी। बस इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत ही नहीं है सिलेबस की स्पेक्स के हिसाब से। और माय गॉड, यहाँ पे कर्व शो कर दिया है, वो गलत है, स्ट्रेट लाइन आपको शो करनी है। दिस इज व्हाट इट इज। कॉनकेव का सिर्फ इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, सीआई से हट चुका है।
क्लियर है? सही नेक्स्ट सर, अनदर थिंग सर, कोई आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ रेस का क्वेश्चन है तो वो करवा दें, एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता। बेटे, वो जो मैं करा रहा हूं बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, सही है? तो रिलैक्स, अभी तो बहुत सारे सवाल है, रिलैक्स, ठीक है? आराम आराम से कर रहे हैं, ना मैं थका हूं ना आप थके हैं। वैसे तो सच्ची बात है थक गया हूं, लेकिन खैर है फिर भी। अच्छा, ये कह रहा है a lens is used to correct the defect. Okay, a lens is used to correct the defect. ये जो भी सवाल करा रहा हूं, LOL, ठीक है? On figure, draw a suitable lens placed in front of the eye and continue the path of the three rays to the back of the eye. अच्छा, इसने मुझे बोला है कि इसको करेक्ट भी करना है। अभी सीधी सी बात है, जो फ्लो इसमें फंडामेंटल फ्लो है वो ये है कि यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो रहा सही से। तो इसको सही करने के लिए आपको इधर एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इधर लगा सकते हैं एक और कन्वर्जिंग लेंस। इधर हमने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया। अब आपको बड़ा ख्याल रखना है, अब ये क्या करेगा कि हमारे पास इन रेस को पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, यानी पहले स्ट्रेट लाइन इसको यहां तक लेके जाओगे, स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट लाइन अपनी ही तरफ से चली जाएगी यहां तक। ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन यहां तक जाएगी, बी केयरफुल, कर्व नहीं करना है। फिर इधर से इसको थोड़ा सा इस तरह बेंड कर दो, और फिर थोड़ा सा इसको भी इधर बेंड कर दो, ठीक है? ये वाली जो सेंटर वाली रे है ना, थोड़ा सा इसको मैं रीएडजस्ट कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर में लेकर आने, लेकिन हो नहीं पा रहा, खैर है जो भी है। अब इसके बाद जब फाइनली हमारे पास जाएगी विद द करेक्टेड, ये जाएगी सीधा इधर। स्ट्रेट लाइन से आपको ड्रॉ करना है, मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको भी यहां से गए और इसको भी यहां से पकड़ा है, और इसको भी उठाकर आप इधर से इसको ऐसे पास कर दोगे। सो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस कंप्लीट्स अवर रे डायग्राम। एरोस लाजमी शो कर देना। अब इस बार जो इमेज आ रही है यहां पर आ रही है रेटिना पर, जब ये रेटिना पे आएगी तो आपके पास 4K इमेज क्वालिटी आएगी, सही है? गॉट इट? क्लियर है? 4K मत लिख कर आना पेपर के अंदर। फिर ये कह रहा है स्टेट व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज। अब जाहिर सी बात है, दिस लेंस कौन सा है? ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस, या इसको हम लोग कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी है। हो गया ये वाला सवाल। अब आते हैं अगला सवाल। ओह माय गॉड, थोड़ा सा चेंज आया, शुक्र है। Figure shows a solenoid long coil X connected in series with a battery and a switch S and a variable resistor rheostat. Okay, coil भी है हमारे पास, एक स्विच भी लगा हुआ है, और बैटरी भी है, और एक वेरिएबल रेसिस्टर भी है। We can see that. Guys, keep the level down. The switch S is closed and there is a magnetic field due to the current in the solenoid. On figure, draw the pattern of the magnetic field in and above and below the solenoid. अच्छा, the switch S is closed. अब इसमें हमें एक पैटर्न बनाना है with the arrows as well. 3 मार्क का सवाल है। Let's do this question. इसको अगर मैंने क्लोज किया तो हमारे पास ये जो कॉइल होगा, दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, अब अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसमें से हमारे पास जो करंट जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, यानी ये घूमता हुआ यूं जा रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब करंट आएगा तो ये यूं घूमता हुआ जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा। तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, जस्ट इन केस नॉर्थ पोल इस तरह पे, साउथ पोल इस साइड पे। हमें सिर्फ पैटर्न शो करना। अब इसका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसको बनाने के लिए आपको बहुत दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं पहले एक ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं। एक ये निकाला मैंने, अबे यार इसको AI तो होना ही नहीं चाहिए इसमें, हाथ से ही बना। ओह माय गॉड, यहां से गए, फिर ये यूं गए, और इसको उठाकर यूं घुमा के यूं ले आए, ठीक है? एक ये, फिर इसी को देखते हुए एक ये भी बनेगा हमारे पास। कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बने। एक ये वाली भी जाएगी हमारे पास, एक फिर ये वाली भी जाएगी। प्लीज मेक श्योर इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं इनको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। खैर, कुछ हद तक सही है। और उसके बाद एक बीच में से भी एक लाइन निकाल दो, स्ट्रेट लाइन निकलेगी। दैट इज इट।
एरोज लगा देते हैं, मुझे ऐसा ना लग रहा है कि नॉर्थ पोल इस साइड पे होना चाहिए, लेकिन इतना कोई अम्बिगियस सवाल है थोड़ा सा, लेकिन ये वाले फिर एरोज इस साइड पे कर दिए मैंने, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। दिस इज नॉट अ रे डायग्राम, इट्स द डायग्राम ऑफ द फील्ड। ओके, अबव एंड बिलो द सोलेनॉइड भी हो गया, ये भी हो गया। आप चाहो तो एक और भी कर्व बना सकते हो इसके अंदर, दो कर्व जरूरी होते हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल एक से जान छुड़ाई है। अच्छा, फिर ये कह रहा है द सेकेंड सोलेनॉइड वाई, ये एक्स था, is connected to a sensitive center zero emitter. Solenoid Y is placed in the magnetic field of X. यार एक काम किया है, एक सोलेनॉइड हमारे पास एक और है, ये वाला सोलेनॉइड है, और इसके साथ इसने एक सेंटर जीरो एमिटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। आई एम श्योर यही लिखा हुआ है। दोबारा पता है, रेजिस्टेंस, अच्छा, सोलेनॉइड कनेक्ट सेंसर एमिटर है, हाँ ठीक है, ये है। और इसने क्या किया है कि इसको उठाकर इसके करीब रखा है। ओके, ठीक है। The resistance of the variable resistor is gradually decreased. अगर इसने इसकी रेसिस्टेंस को गिराया तो करंट हमारे पास बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें बनी होगी वो स्ट्रॉन्गर हो रही होगी, और वही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जो बनते बनते स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चेंज आएगा, मिनिमम से मैक्सिमम आएगा, तो एमीटर पर एक रीडिंग आएगी। अब जरा इधर देखते हैं। The resistance of the variable resistor is gradually decreasing. The pointer of the sensitive emitter deflects slightly to one side. Explain why this happens. 3-mark question. सबसे पहली चीज है, resistance decreases. ये तो लिखा हुआ था, resistance decreases, so current in circuit, in बल्कि in coil X increases. इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। फिर इसका मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन अ फाइनाइट टाइम, ये भी मैंने लिख दिया इधर, तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या फील्ड लिख लो, फ्लक्स अगर आप श्योर नहीं हो तो फ्लक्स मत यूज करो, वो वैसे भी A2 का वर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज लिखना जरूरी है, इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज एट कॉइल। कौन सा वाला कॉइल? कॉइल Y, ये वाला कॉइल Y है, सही है। और कॉइल Y इंड्यूसेस भी लिख सकते हैं, प्रोड्यूसेस एन EMF, या इसको मैं कर रहा हूं प्रोड्यूसेस की जगह पे इंड्यूसेस एन EMF in Y, so a current flows in Y. अब सीधी सी बात है, पूरा सर्किट भी कंप्लीट है, तो इसमें अगर EMF इंड्यूस हुआ तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो तो होगा, और एमीटर की जो रेसिस्टेंस होती है वो वैसे भी बहुत कम होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, तो इसका मतलब है करंट इसमें फुल फ्लो करेगा। ये भी हो गया, ये देख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया है, तस्वीर लेना चाहो तो ले लो, अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, फिर आता है द स्विच S is now open. Describe and explain what happens to the deflection on the ammeter as the switch is open. अच्छा, as the switch is opened, magnetic field strength in coil कौन सा था, coil X decreases,
So a change in reverse sense, a change in magnetic field linkage in coil Y is produced, a change in magnetic field linkage in coil Y is produced, which induces a voltage in opposite sense. So deflection in opposite direction, और deflection would also be larger क्योंकि इसने switch immediately वो open किया है. larger deflection ये भी हम लोग लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि पहले क्या था, ग्रेजुअली उसने जो है उसके अंदर पिछले वाले केस में ग्रेजुअली करंट बढ़ रहा था. अभी इसने क्या किया है, एकदम से करंट को गिरा दिया है क्योंकि इसने स्विच ही ओपन कर दिया है. तो इस बार हमारे पास लार्जर डिफ्लेक्शन आएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी आएगी. ये भी हो गया. फिर ये कहता है फिगर शोज अ ट्रांसफॉर्मर that consists of two coils wound on an iron core. The transformer is connected to an electricity transmission cable. We can see that. Explain the purpose of the iron core in the transformer. अब iron core का जो major purpose है वो क्या है? Iron core concentrates the magnetic field in the core, concentrates the magnetic field in the core. दूसरा, iron core prevents leakage of magnetic field. That is it. इसके दो points थे, तो ये हमारे पास concentrates the magnetic field in the core. Iron core prevents leakage of magnetic field, and it helps link the secondary coil. It helps link the secondary coil with the changing magnetic field. Due to primary. ठीक है, ये भी हो गया भाई. क्या है आयरन कोर? क्या करेगा? नंबर वन, एक तो लीकेज को प्रिवेंट करेगा, यानी बाहर जाने नहीं देगा. दूसरा क्या करेगा, घुमा फिरा कर सारी की सारी फील्ड लाइंस को सेकेंडरी कॉइल पे ले आएगा. मोस्ट लाइकली अगर ये ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा याद रखो कि आपके पास एसी सप्लाई होती है. तो एसी सप्लाई का मतलब ये होगा कि आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी लास्ट में. सही है, ये भी हो गया. नेक्स्ट, फिर ये कहता है a transformer supplies electrical power to a factory at 33,000 volts. The current supplied is 85 amperes. Okay. Calculate the electrical power that the factory is receiving. So P is equal to IV. यानी करंट कितना है? 85 है. वोल्टेज कितना है? 33,000 volts. Oh my God. So 33,000 multiplied by 85, ये आ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है. अब इसको हम लोग कर रहे हैं, ये 2SF है, तो इसको मैं 3SF पे राउंड ऑफ कर रहा हूं, यानी ये हो जाएगा 2.81 into 10⁶ वॉट्स के बराबर है. सही है. या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 2.81 मेगावाट भी लिख सकते हो. मेगा का मतलब ही 10⁶ होता है. आपकी मर्जी है, योर चॉइस. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी द फैक्ट्री रिसीव्स इन 1 hour, 1 घंटे के अंदर की कहानी है. तो मेरे प्यारे बच्चे,
हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, जूल्स में निकालना है आंसर। तो 1 घंटे को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइम को टेकल आउट करते हैं, 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड्स, यानी हमारे पास है 1 आवर। एक्चुअली मैं इसको कन्वर्जन फैक्टर ही लिख लेता हूं। 1 hour is equal to 60 into 60 which is equal to 3600 seconds। यानी हमारे पास जो होगा एनर्जी निकालने के लिए IVT लगेगा या VIT लगेगा। करंट कितना है 80, बल्कि पावर हमारे पास पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। सो 2.81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास है 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। So 2.81 into 10⁻6 multiplied by 3600, और ये हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1.01 into 10⁻10 joules। ये हमारे पास आंसर इसका। ये भी हो गया। आगे चलते हैं, सवाल थोड़े से रहते हैं, सवाल कर लेते हैं यार। मैं तो बैठा हुआ हूं करवाने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, कल का प्लान ऑफ अटैक। कल मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा, लेकिन उसकी जगह पर मैं आपके लिए जो है आई बी सॉल्विंग 2 और 3 पेपर 4। उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है मैं अली मुर्तजा जलबानी पर जो चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। प्लीज डू चेक इट आउट, ताकि P4 की भी आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास जाए। P1 आपके वो आप जैसे जानो, वो आपकी मर्जी है। मैंने जितना मैं करा सकता हूं, मैं अभी थ्योरी में जितना करा रहा हूं मैं करवा रहा हूं। P4 मैं इसका मटेरियल डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। 2 और 3 पेपर्स में P4 सॉल्व करूंगा, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना है। वो मैं कल प्रॉमिस करता हूं मैं डाल दूंगा। मोस्ट लाइकली शाम तक रेडी हो जाएगी, शाम या वो भी रात तक रेडी हो जाएगी। उसके अलावा मेरे पूरी वीडियोस पड़ी हुई, पूरे लेक्चर्स पड़े हुए, यू कैन चेक इट आउट, जो आपका दिल करे, आपको जो भी पढ़ना हो। लेकिन अभी मुझे सवाल करवाने दो। अच्छा ये कह रहा है figure shows a relay connected to a cell in a switch। अच्छा रिले है हमारे पास। When switch S is closed, इसने जब इस स्विच को क्लोज किया, the iron core is magnetized। जाहिर सी बात है मैग्नेट बनेगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये इसकी तरफ पुल हो जाएगा, क्योंकि आयरन आयरन को खींचता है। मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट खींचेगा आयरन को। अगर इसको खींचेगा तो यहाँ पे एक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और ये वाला हिस्सा जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। ये जाके इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को दोनों को मिला देगा, और एक्सटर्नल जो सर्किट होगा वो आपका ऑन हो जाएगा। और फिर पता नहीं क्या होगा। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया इसकी पूरी कहानी, एक ही स्टेप के अंदर मैंने बता दिया। अब इसको मैं पहले हटा दूं इधर से, फिर देखते हैं कि इसमें क्या करना क्या है, ये भी तो देखें। When switch S is closed, the iron core is magnetized. The left side of the core is an north pole as shown. The iron armature is attracted to the core. On figure, mark the south pole of the iron core। Oh my God, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। फिर ये कह रहा है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द आयरन आर्मेचर। अब जाहिर सी बात है अट्रैक्शन हमें पता है लाजमी होनी है। इंड्यूस पोल इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ बनेगा, ये भी मैंने मार्क कर लिया। ये हो गया 2 मार्क का सवाल। फिर ये कहता है द सेल इज रिवर्स। अच्छा फॉर सम ऑड रीजन उसका दिल किया तो उसने रिवर्स कर दिया। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द पोल्स एंड टू द आर्मेचर। सो पोल्स रिवर्स एंड poles reverse on the iron core also poles reverse बल्कि reverse on the iron core, iron armature, दोनों पे रिवर्सल हो जाएगा आयरन आर्मेचर, और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ दोनों में रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आयरन आयरन है। अगर स्टील होता तो फिक्स रहता। खैर, एक्सप्लेन व्हाई द कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड नॉट स्टील। अभी जवाब दे दिया। स्टील forms a permanent magnet, so
steel forms a permanent magnet. So if the switch is turned opened, so even if the switch is opened, the iron armature, the steel armature, sorry, the iron armature would still be attracted. Permanent steel forms a permanent magnet. So if the switch is open, the iron armature would still be attracted, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर, यानी हमेशा के लिए स्विच ऑन हो जाता है हमारे पास। ये कभी भी हमारे पास जो ये जो रिले होता है ये कभी भी ऑफ नहीं होता। दैट इज ओके। फिर ये कह रहा है, ये वाला सवाल भी स्किप कर लेते हैं, अभी टाइम नहीं है इतना। फिर ये कह रहा है फिगर शोज अ व्यू फ्रॉम अबव ऑफ टू वायर्स एक्स एंड वाई. These wires carry equal currents vertically downwards through a piece of card. We can see that one complete magnetic field line is drawn around each wire. Okay, in this question, ignore the effects of the Earth's magnetic field. On figure, draw a complete magnetic field due to the current in wire X that passes through point A. अच्छा, एक पूरा एक सर्कल बनाना है हमें। हाँ भाई, सर्कल बहुत बकवास सा बना था। ये वाला सर्कल बन जाएगा इधर, ठीक है। ये ए वाला बना दिया मैंने। अब इसके अंदर हमें सिंस क्रॉस का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम आवर आई यानी इनटू द पेज जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाकर अपना जो थंब है उसको पेपर के अंदर या स्क्रीन के अंदर एम करो और चेक करो कि जो आपकी जो हाथ की फिंगर्स है वो किस तरफ टर्न हो रही है। वो आपकी स्ट्रेट अवे जो टर्न होंगी यूं होगी, यानी क्लॉकवाइज टर्न होगी। ये भी हो गया। फिर ये कह रहा है point B is midway between the two wires. Explain why the magnetic field at B is 0. अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 है? हमें पता है कि अगर हम लोग एक और भी सर्कल इधर बना दें ऐसे करके, तो इसकी जो फील्ड लाइन इधर से जा रही होंगी, दैट फील्ड लाइन विल बी दिस वे। फिर जो दूसरी वायर वाई है उसका भी एक फील्ड लाइन इधर बना लेते हैं। उसकी फील्ड लाइन को हम लोग रेड कलर से शो कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल ऑल द वे ओवर हियर। ये सर्कल हमने बना दिया। अब जरा इधर देखो, ओ माय गॉड, इस सर्कल को भी मैंने बना के इसके करीब कर लेते हैं इधर। ये किया। अब अगर मैं इसके ऊपर भी वो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाऊं तो हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास क्लॉकवाइज आ रही होगी, यानी आप देख सकते हो कि फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। So इसका मतलब है point B is midway between the two. Explain why the magnetic field at B is 0. हमारे पास है field lines are exactly opposite to each other. Point B is midway between the 2 points. Explain why the magnetic field at B is 0. Field lines are exactly opposite to each other, so cancels out. In fact, literally अगर मैं एक बात बोलूं, ये वाला जो मिडिल पॉइंट होगा ना, ये हमारे पास ये नल पॉइंट होगा यहां पर। दिस इज अ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब इधर कोई फील्ड नहीं होगी, कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये भी हो गया। There is a force on wire Y due to current in wire X. अब ये चीज मैंने अपनी क्लासेस में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि अगर दो वायर्स होंगी, two wires carrying current in the same direction will always attract. वो याद है वो ट्रेन वाली जो कहानी थी, ठीक है। तो ट्रेन वाली कहानी में हमेशा याद रखो कि अगर दोनों ट्रेनें सेम साइड पे जाती हैं तो हमारे पास अट्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप का मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि इनके बीच में रिपल्शन होगी। तो इधर देखें, हमारे पास ये वाला जो करंट है वायर एक्स के अंदर भी इनटू द पेज जा रहा है
और वायर वाई के अंदर भी इनटू द पेज जा रहा है, यानी दोनों पैरेलल हैं और दोनों इनटू द पेज जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे पास विदाउट एनी डाउट इन दोनों के बीच में हमारे पास अट्रैक्शन होगी, यानी इन दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, यूं। सही है, ये भी हो गया। अब इसने बोला स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर वाई। फोर्स ऑन द वायर वाई, ऑफ द फोर्स ऑन वायर वाई, तो टुवर्ड्स लेफ्ट लिखेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन वायर वाई। वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा, हमारे पास फोर्स ऑन वायर वाई क्यों होगा? बिकॉज वायर वाई is carrying a current, is carrying a current, so has its own magnetic, so has its own magnetic field। ये वही वाली जवाब वापस आ जाएगा, magnetic field, magnetic field interaction between fields from wire X and wire Y causes a force। ये आपका जनरल आंसर है, जो हमेशा यही होता है कि भाई सीधी सी बात है, ये वाली जो वायर एक्स थी ये करंट अंदर की तरफ लेके जा रहा है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, और वायर वाई की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स तो लगेगी। सिंपल एज दैट। अच्छा, फिर ये एक और सवाल आ गया हमारे पास, ये एक और सवाल है। अ वायर इज बाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर फॉर्मिंग अ सोलेनॉइड। ठीक है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है एज शोन इन फिगर 11.1। ओके, there is a gap in the core. We can see that there is a gap in the core. The solenoid is connected in series with a 12-volt battery and a variable resistor. Okay, the resistance of the solenoid is this. Okay, ये हमारे पास इसकी रेसिस्टेंस गिवन है सोलेनॉइड की, वो है 0.30 ohms. Okay, and the variable resistor is set so that it has a resistance of 4.5 ohm. Okay, your target is to calculate the current in the solenoid. Since हमारे पास अगर हम लोग गौर से देखें इधर, तो ये और ये दोनों सीरीज में हैं। अगर ये सीरीज में है तो मेरे प्यारे बच्चे, जो करंट इधर होगा वही करंट इधर भी होगा। तो इस सिचुएशन में दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो सीरीज सर्किट के अंदर ये दोनों रेसिस्टेंसेस आपको ऐड अप करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट इनको ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है आई टी शुड बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, यानी वी टोटल ओवर द रेसिस्टेंस टोटल। सो टोटल वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है। टोटल रेसिस्टेंस कितनी है? 4.5 प्लस 0.30। ब्रैकेट में आंसर जरा निकालो तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में 4.5 प्लस 0.30, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये हमारे पास आ रहा है 2.5 एम्पियर्स। अब ये जो 2.5 एम्पियर्स है ये यहां से जा रहा होगा 2.5 एम्पियर, वो इसमें भी होगा, वही करंट इसमें भी होगा, लाजमी। यहां तक भी पहुंच गए। फिर the current in the solenoid magnetizes the soft iron core. Okay, the current in the solenoid magnetizes the soft iron core, यानी इस आयरन कोर को मैग्नेट बना दिया है। बहुत बड़ी बात है। Explain how the electric circuit is used to increase the strength of the magnetic field। अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो मुझे करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमें क्या कर सकते हैं? करंट कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर है इसकी रेसिस्टेंस को गिरा दो। सो हम लोग कैसे करेंगे? डिक्रीज रेसिस्टेंस
of variable resistor. This will increase current in the solenoid. In the solenoid, so magnetic field increases. So magnetic field strength. Oh my God, writing को क्या हो गया? Increases. I hope this is clear. Oh my God. Next. Give me a minute. यार उमर 2 मिनट के लिए सिर्फ पॉज करोगे? ओके अब ये आ रहा है सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई एंड द क्लास। फिर उसके बाद जो भी पूछना चाहो तो पूछ लेना। फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर पी क्यू इन द गैप। ओके ये आ रहा है पी क्यू इन द गैप है। अच्छा ये क्या है? फिगर शोज अ करंट कैरिंग वायर पी क्यू इन द गैप। अच्छा द मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप इज यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड्स। इसका मतलब है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, यूं है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ हो जाएगा, यहां तक भी पहुंच गए। द करंट पी क्यू इज फ्रॉम द करंट इन पी क्यू इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो इसके अंदर करंट जा रहा है वो राइट साइड पे जा रहा है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी क्यू। अब पी क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगी। एक बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल दो, कभी भी करंट कैरिंग वायर कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द पोल्स, यानी फोर्स इसमें कभी ऊपर नहीं लग सकती या नीचे नहीं लग सकती। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में force can never be towards the poles. Force can never be towards the poles. ठीक है, पोल्स की तरफ तो कभी भी फोर्स नहीं हो सकती, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। द फोर्स इज ऑलवेज, सुन लो, द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू the magnetic field and the direction of the current. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. अच्छा, describe the effect of the magnetic field on PQ. हम लोग पहले लिखेंगे, force is experienced on wire PQ. ठीक है, wire PQ, पूरी रीजनिंग लिखते हैं। फोर्स इज एक्चुअली अगर मैं वो लगा भी दो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो मेरी फर्स्ट फिंगर जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ डायग्राम के हिसाब से एम किया। करंट जो है मिडिल फिंगर आप राइट साइड पे एम करो, पहली फिंगर ऊपर एम करो, तो थंब आपकी तरफ होगा, यानी इसका मतलब है कि पी क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द फेज लगेगी। फोर्स ऑन वायर पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पूरी रीजनिंग लिख रहा हूं, इज परपेंडिकुलर टू फील्ड direction and current direction out of the page, out of the page। सही है, out of the page हो गया। फिर ये कहता है state the effect on PQ of increasing the strength of the magnetic field in the gap। भाई अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी, the force on PQ also increases। तो सिर्फ स्टेट बोला है, रीजन नहीं बोला है। the force on wire PQ increases। यार वो दरवाजा बंद करने के एको मुझे फील हो रहा है। the force on wire PQ increases। लास्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है, फिर खत्म करेंगे इस सवाल को, फिर थोड़ा सा गाइडेंस भी दे देना, और जो आपका सवाल होगा मैं उसका एड्रेस कर दूंगा। The starter motor in a car is powered by a 12-volt battery that is positioned next to the motor. Okay. The current in the motor is this. Calculate the power supplied by the battery. Oh my God, इतना मुश्किल सवाल, यानी ये हो जाएगा P is equal to IV 75 multiplied by 12।
सोचना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट लगाओ 75 मल्टीप्लाई बाय 12 900 watts हो गया. Suggest and explain why the wires that connect to the motor to the batteries are very thick. क्यों? एक तो हमारे पास है पावर, calculate the power dissipation is high, एक ये रीजन है, और दूसरी ये है करंट flowing is very large. ये तो हमारे पास रीजंस हो गई. अब मेरी बात सुनो, अगर पतली वायर होगी तो बेटे चल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है. थिकर वायर्स हैव मोर पावर करंट हैंडलिंग एबिलिटी. सही है, ये भी हो गया आपका सवाल. आई थिंक दैट इज इट गाइस. सो अब आ जाते हैं हम लोग जो है, इस पे से जाते हैं, इस पे आते हैं.